नमस्कार, हेलो मित्रों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान के इतिहास की सीरीज को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने दोस्तों मेवाड़ राज्य का इतिहास, फिर जैसलमेर, करौली, चौहान वंश का इतिहास और राठौड़ों के अंतर्गत मारवाड़ के इतिहास के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वो वीडियोस जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारे पुराने वीडियोस के बारे में। अब मैं चर्चा करता हूं आज हम इस सेशन के अंतर्गत किस इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के पूर्व के सिंहदरबार भरतपुर राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक ऐसी रियासत है राजस्थान की जो दो रियासतों के अंतर्गत गणना की जाती है, जहां पर जाट वंश का शासन रहा था। तो देखिए दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ये दो रियासतें इस प्रकार की थी जहां पर जाट वंश का शासन था। ये रियासतें सबसे पहले मैं बताता हूं कि किस प्रकार से अस्तित्व के अंतर्गत आई थी और किस शाखा के द्वारा यहां पर शासन किया गया था। तो देखिए दोस्तों, मथुरा और सिनसिनी, ये जो हरियाणा, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत हमारे आसपास का एक गांव है सिनसिनी गांव। तो इस गांव के अंतर्गत जो जमींदार थे दोस्तों, वो सिनसिनी समुदाय के जमींदार थे। उन जमींदारों के वंशज हुए थे यहाँ पर, जिनका नाम था गोकुला। उसके बाद में उनके ही वंशज हुए थे दोस्तों, जिनका नाम था राजाराम, और उनके फिर पुत्र हुए थे जिनका नाम था बेजा। बेजा के द्वारा दोस्तों, जब हमारे पास 1700 के आसपास, 1719 के आसपास मोहम्मद शाह रंगीला का शासन होता है, फिर उससे पहले का जो शासन होता है, तब अपने क्षेत्र का क्या किया जाता है दोस्तों, विस्तार किया जाता है। फिर इनके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान 1920 और 1930 के आसपास दोस्तों, जब लगभग काफी रियासतें मुगल शासन से अलग होकर, जैसे हैदराबाद है, कर्नाटक है, अवध है, उसी दौरान दोस्तों बदन सिंह के द्वारा अलग से राज्य की स्थापना कर ली गई और भरतपुर राज्य की एक अलग राज्य के रूप में स्थापना की गई थी। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गई इनके इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बातों की। अब हम एक एक करके इनके इतिहास के जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे, उन शासकों के जीवन परिचय या फिर उनसे संबंधित जो घटनाएं हुई थी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं भरतपुर के इतिहास की, और भरतपुर के इतिहास के अंतर्गत जैसा कि हमने बात कर ली थी, यहाँ पर शासन किसका था दोस्तों, जाट वंश का शासन था। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम बात करते हैं अब आगे की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 1667 ईस्वी के अंतर्गत क्या होता है, तात्कालिक जो मुगल सत्ता के शासक होते हैं औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा के क्षेत्र के आसपास के जो जाट किसान हैं, उन किसानों को लेकर गोकुला नामक व्यक्ति के, एक जाट व्यक्ति होता है, किसान होता है, उनके नेतृत्व के अंतर्गत औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह की बिगुल बजा दिया जाता है। तो इस विद्रोह के कारण क्या होता है दोस्तों, गोकुला को औरंगजेब के द्वारा पकड़ा लिया जाता है और पकड़कर इसकी क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से भरतपुर क्षेत्र, या फिर हम बात करें मथुरा के आसपास के जो जाट जमींदार हैं, उनके द्वारा जो मुगलों के खिलाफ पहला जो विद्रोह किया गया था, उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद में इन्हीं के वंशज के अगले जो जाट जमींदार होते हैं राजाराम, उनके द्वारा एक और घटना घटित होती है। तो देखिए दोस्तों, 1687 ईस्वी के अंतर्गत सिनसिनी गांव, अब बात कर रहे हैं हम सिनसिनी गांव की। तो सिनसिनी गांव के जाट जमींदार होते हैं, कौन होते हैं दोस्तों, राजाराम, और इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और विद्रोह करके दोस्तों इनके द्वारा क्या किया जाता है, सिकंदरा के जो इनके अकबर के मकबरे हैं, उन मकबरे को लूट लिया जाता है। और अकबर के मकबरे को लूटने के बाद में दोस्तों, इसकी जो मकबरे से अकबर की जो अस्थियां हैं, वो अस्थियों को निकालकर उनको क्या किया जाता है दोस्तों, जला दिया जाता है। तो इस प्रकार की घटना होती है। तो इस प्रकार से घटना घटित होने के बाद औरंगजेब के द्वारा वापस इस विद्रोह को दमन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, प्रारंभिक जो जाट जो जमींदार है, उनके द्वारा मुगल सत्ता के विरुद्ध किस प्रकार के विद्रोह किया गया था, इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें, तो वहां पर हमारे पास आता है औरंगजेब का जैसे ही निधन होता है 1707 के अंतर्गत, उसके बाद का जो शासन है उसे उत्तरकालीन मुगल सत्ता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1700 और 1710 के आसपास का जो शासन काल है, उसके अंतर्गत धीरे धीरे जो मुगल सत्ता है वो क्या होती है दोस्तों, कमजोर हो जाती है, कमजोर होती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो नए नए जो शासक आते हैं, उन शासकों के विरोध में जो छोटी छोटी रियासतें हैं, वो क्या होती है दोस्तों, अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की ओर अग्रसर होती है। तो इसी प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला का शासन आता है दोस्तों 1719 से लेकर 1748 के शासनकाल के दौरान। काफी रियासतें ऐसी होती है जो दोस्तों मुगल सत्ता से अलग होकर स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित हो जाती है, जिसमें अवध,
है उत्तर प्रदेश की, हैदराबाद है, कर्नाटक है, बंगाल है। और इसी सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हमारे राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर रियासत है, वो बदन सिंह के नेतृत्व के अंतर्गत मुगल सत्ता से अलग होकर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके यहाँ के राजाओं के बारे में बात करते हैं। तो हमने बात कर ली 1700 के अंतर्गत क्या होता है, मुगल सत्ता कमजोर होती है। और 1700 के अंतर्गत दोस्तों सनसनी नामक गांव है, ये जो जमींदारी थी, यहाँ के जो जमींदार होते हैं वो बेजा नामक एक व्यक्ति होते हैं। तो बेजा नामक जाट जमींदार होते हैं, इनके द्वारा इसका लाभ उठाकर दोस्तों अपने क्षेत्र का क्या किया जाता है, धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया जाता है। तो दोस्तों इनके बाद में इनके ही वंशज होते हैं या फिर इनके ही पुत्र होते हैं चुंडामण। तो चुंडामण के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, पहली बार जाट राज्य के रूप में स्थापना की जाती है। और जाट राज्य की स्थापना कहां पर की जाती है दोस्तों, थूण के अंतर्गत की जाती है। और थूण के अंतर्गत जो पहला जाटों के द्वारा बनाया जाने वाला किला है वो चुंडामण के द्वारा थूण के अंतर्गत एक किले का निर्माण करवाया जाता है। तो दोस्तों ये चुंडामण था वो कौन था, ये हमारे जो बेजा है उन बेजा के ही पुत्र थे। इसके बाद में इनके जो उत्तराधिकारी बने थे, इनका भतीजा था दोस्तों यहाँ का उत्तराधिकारी बनता है, जिनका नाम काफी प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं, बदन सिंह। तो बदन सिंह कौन थे दोस्तों, चुंडामण के भतीजे थे। अब इनके द्वारा दोस्तों सवाई जयसिंह जो आमेर के शासक है, सवाई जयसिंह, उनकी सहायता से दोस्तों इनके भाई है मोहकम सिंह, उनको हराकर ये यहाँ के क्या बन जाते हैं दोस्तों, राजा बन जाते हैं। और सवाई जयसिंह ने इन्हें डींग की जागीर दी और एक उपाधि के नाम से जाना जाता है जिसे बृजराज की उपाधि कहा जाता है। दोस्तों सवाई जयसिंह की मदद से जो बदन सिंह है वो अपने भाई है मोहकम सिंह को हरा देते हैं और फिर इनको डींग की जागीर मिलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों इनके द्वारा सवाई जयसिंह के द्वारा इनको एक उपाधि दी जाती है, वो क्या है, बृजराज की उपाधि दी जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा इनके द्वारा डींग के अंतर्गत किले का भी निर्माण करवाया जाता है। तो डींग के अंतर्गत किले का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, बदन सिंह के द्वारा किया जाता है। जबकि डींग के जो जल महल है उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया जाता है। दोनों चीजें अलग अलग है दोस्तों। हम किले की फोटो भी देख लेते हैं किस प्रकार से किले का निर्माण करवाया है। तो दोस्तों ये जो किला है, डींग का जो किला है, उस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों, भरतपुर के अंतर्गत, या फिर यूं बोले डींग के भरतपुर रियासत के डींग के अंतर्गत जो किले का निर्माण करवाया है वो किसके द्वारा करवाया है, बदन सिंह के द्वारा करवाया गया है। तो ये थी बात दोस्तों बदन सिंह की। बदन सिंह के बाद में हमारे पास अगले और काफी जो जाट रियासत के बारे में बात करें तो जिनके सबसे प्रसिद्ध नाम है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो शासक हुए थे वो थे सूरजमल। तो दोस्तों सूरजमल के शासन गतिविधियों के बारे में देखिए, ये जो फोटो है वो सूरजमल जी का फोटो है जो जाट रियासत के काफी प्रसिद्ध शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए इनकी शासन गतिविधियों के बारे में क्या कुछ इनके द्वारा करवाया गया था। सबसे पहली बात दोस्तों इनको दो उपनामों से जाना जाता है। एक तो इनको जाटों का प्लेटो या फिर जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। दोनों का मतलब दोस्तों एक ही है, जाटों का प्लेटो या अफलातून। जाट राज्य के काफी प्रसिद्ध और काफी शक्तिशाली शासक होने के कारण इनको इस नाम से जाना जाता है। जाटों के रक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों अब तक जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों, भरतपुर की जो राजधानी थी उस राजधानी को भरतपुर स्थापित करने वाले जो शासक थे वो कौन थे, यहाँ सूरजमल इनके द्वारा की जाती है। भरतपुर किले का जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, सूरजमल के द्वारा यहाँ पर किले का निर्माण करवाया गया था और अपनी राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो दोस्तों ये जो किला है वो कौन सा है, भरतपुर का किला है, जो किला किसके द्वारा निर्मित किया गया है, सूरजमल के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया है। अब देखिए दोस्तों इनके शासनकाल के दौरान एक काफी इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसे पानीपत का तीसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो युद्ध होता है मराठा और जो अहमद शाह अब्दाली है, अफगान है, उनके बीच में युद्ध होता है। 1761 का ये युद्ध होता है, 14 जनवरी 1761 के अंतर्गत ये युद्ध होता है। दोस्तों जब हम मॉडर्न हिस्ट्री या फिर भारद्वाज सर की जो ऑलरेडी क्लासेस चल रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे, उस पे देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत उन्होंने ये पोर्शन कवर करवा दिया है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है दोस्तों 14 जनवरी 1761 को युद्ध होता है। इस युद्ध के अंतर्गत दोस्तों मराठे पूरी तरह से पराजित होते हैं और पराजित होकर वहां से भागने लगते हैं। तो भागते हुए जो मराठा सैनिकों हैं उनको जो शरण देने का कार्य करते हैं वो दोस्तों राजस्थान की रियासत है भरतपुर के शासक है सूरजमल के द्वारा इनको क्या किया जाता है दोस्तों, शरण दी जाती है।
उसके बाद में दोस्तों इनके द्वारा 1754 ईस्वी के अंतर्गत जो दिल्ली पर आक्रमण करता है सूरजमल, और आक्रमण करने के बाद वहां से नूरजहां का जो झूला है वो उठाकर कौन लेके आता दोस्तों? सूरजमल झूला उठा के लाता है और इस झूले को डीग के महलों के अंतर्गत स्थापित करवा दिया जाता है। तो ये दोस्तों घटना कब की है? 1754 ईस्वी की घटना है, जिसके अंतर्गत नूरजहां का जो झूला है वो उठाकर कौन लेके आता है दोस्तों? ये सूरजमल के द्वारा लेके आया जाता है और झूला डीग के जो महल है वहां पर स्थापित कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इनके द्वारा डीग के जल महलों का निर्माण करवाया जाता है, तो डीग को जल महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो डीग के अंतर्गत जल महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है दोस्तों? सूरजमल के द्वारा। जबकि हम बात करें डीग का जो किला है या फिर गढ़ है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? बदन सिंह के द्वारा। अब ये किला देख सकते हो दोस्तों, ये जल महल है जो डीग के, उनका जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सूरजमल के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है दोस्तों। ये था हमारे पास डीग के जल महल। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। सूरजमल एक आर्थिक विशेषज्ञ थे दोस्तों, काफी अच्छे इकोनॉमिक्स थे। उनके द्वारा जो कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार किए गए थे, और इनके अलावा जो भरतपुर राज्य है उनकी आर्थिक स्थिति के अंतर्गत सुधार के लिए काफी प्रयास इनके द्वारा किए गए थे। अब देखिए दोस्तों, उनकी जब मृत्यु हुई थी 1763 ईस्वी के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 25 दिसंबर को 56 वर्ष की आयु के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो जाती है। सूरजमल की मृत्यु के समय दोस्तों, जब भरतपुर राज्य की जो आय थी वो कितनी थी दोस्तों? 17.5 लाख रुपए सालाना इनकी आय थी दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सूरजमल ने भरतपुर में एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें पद का आधार योग्यता को बनाया था दोस्तों। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार किए थे और नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का भी लागू किया गया था। अब इनमें देखिए दोस्तों, इतने दिन तक तो राजा के जो संबंधी होते थे या घनिष्ठ होते थे उनको क्या किया जाता था दोस्तों? प्रशासन में विभिन्न पद दे दिए जाते थे। लेकिन इनके शासनकाल के समय क्या होता है दोस्तों, जो योग्यता के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक पदों या फिर जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं वो योग्य व्यक्तियों को दी जाने लगी थी। भरतपुर के दीवान को मुख्तियार कहते थे दोस्तों। इस समय भरतपुर के जो दीवान है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुख्तियार के नाम से जाना जाता था। सूरजमल के दोस्तों एक दरबारी होते हैं, प्रसिद्ध दरबारी है, जिनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की जाती है। मंगल सिंह पुरोहित इनके द्वारा एक किताब की रचना की जाती है दोस्तों, सुजान संवत विलास। तो ये जो पुस्तक है उसकी रचना सूरजमल जी के दरबारी हुए थे मंगल सिंह पुरोहित, उनके द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई थी। इनके बाद में इनके शासनकाल में इनके वंशज कुछ और शासक हुए थे, जिनका नाम है जवाहर सिंह। तो दोस्तों इनके द्वारा भी छोटी छोटी दो घटनाएं होती है दोस्तों। एक तो इनके शासनकाल में 1774 ईस्वी के अंतर्गत दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है, और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद में दोस्तों जो यहाँ पर अष्ट धातु के बने हुए दरवाजे हैं, उन दरवाजों को जवाहर सिंह के द्वारा वहां से लाकर कहां पर लगा दिया जाता है? भरतपुर के किले के अंतर्गत लाके लगवा दिया जाता है। अब दोस्तों मूल रूप से बात की जाए कि जो अष्ट धातु के जो दरवाजे हैं वो कहां से आए और किस प्रकार से दिल्ली गए थे, तो देखिए दोस्तों मूल रूप से बात करें जो ये अष्ट धातु के जो दरवाजे हैं वो चित्तौड़ किले के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? चित्तौड़ किले के हैं, जिनको वहां पर कौन लेके जाता है? जिन्हें अकबर चित्तौड़ अभियान के दौरान आगरा ले गया था, और फिर औरंगजेब इन्हें कहाँ लगा देता है? आगरा से दिल्ली ले जाता है। तो ये जो मूल रूप से वापस चित्तौड़ के जो दरवाजे हैं अष्ट धातु के दरवाजे, वो 1774 ईस्वी के अंतर्गत जो भरतपुर लाने वाला शासक है दोस्तों वो कौन है? जवाहर सिंह होते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जवाहर सिंह इस जीत के उपलक्ष्य में भरतपुर के किले के अंतर्गत क्या निर्मित करते हैं? जवाहर बुर्ज का निर्माण करते हैं, और इस जवाहर बुर्ज में भी बाद में जितने भी भरतपुर के जो शासक होते हैं, अगले शासक, उन शासकों का जो राज तिलक किया जाता था वो कहां पर किया जाता था दोस्तों? जवाहर बुर्ज के अंतर्गत इनका राज तिलक किया जाता था। इस प्रकार से इनके शासनकाल की गतिविधियां होती है दोस्तों। अब देखते हैं रणजीत सिंह की शासन गतिविधियों के बारे में। तो दोस्तों अब इसके शासनकाल के अंतर्गत एक और युद्ध होता है, जो पहले तो पानीपत का युद्ध हुआ था सूरजमल के शासनकाल में 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब देखिए दोस्तों 1803 में दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के अंतर्गत यहाँ पर जो मराठा का जो सेनापति होता है जसवंत राव होलकर, इनको यहाँ पर भरतपुर के अंतर्गत शरण दे दी जाती है। ये शरण किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? भरतपुर के शासक होते हैं रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह के द्वारा दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बीच में भागते हुए जसवंत राव होलकर को यहाँ पर क्या दी जाती है दोस्तों? शरण दी जाती है।
इस शरण के विरोध के अंतर्गत दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इनसे पूछा जाता है, इनके द्वारा पहले आक्रमण किया जाता है, फिर संधि के लिए बात की जाती है, लेकिन इस प्रकार से संधि नहीं होती है। और ऐसा माना जाता है कि कुल मिला के 17 बार यहाँ पर आक्रमण किया था और 17 बार अंग्रेजों की यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, हार हो जाती है। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक भरतपुर पर 5 आक्रमण करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं, इसलिए भरतपुर के किले को आज भी हम किस नाम से जाना जाते हैं दोस्तों, लोहागढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। कालांतर में दोस्तों इनके द्वारा क्या की जाती है, अंग्रेजों के साथ दोस्तों संधि कर ली जाती है। अब दोस्तों बात करें उत्तर भारत की, ना कि राजस्थान की, उत्तर भारत के अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों जो संधि की जाती है वो संधि किसके द्वारा की जाती है, भरतपुर रियासत के साथ अंग्रेजों की संधि की जाती है। और ये संधि 1803 के अंतर्गत हो जाती है दोस्तों, 29 सितंबर 1803 को ये संधि की जाती है। इस प्रकार से दोस्तों भरतपुर रियासत है उसका विलय किसके अंतर्गत कर दिया जाता है, इसकी संधि हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी संधि हो जाती है। तो ये थी दोस्तों भरतपुर रियासत के इतिहास के बारे में। इसके बाद में दोस्तों हम धौलपुर रियासत के कुछ इतिहास के बारे में बात करें तो धौलपुर रियासत की जो स्थापना है वो लगभग दोस्तों 1805 के आसपास या 1803 के आसपास धौलपुर रियासत की स्थापना होती है और वहां पर भी जाट शासक होते हैं। और बात करें वसुंधरा राजे हैं, उनका संबंध भी जो धौलपुर की जाट रियासत है उसके साथ बताया जाता है दोस्तों। उनके जो डाइवोर्स होने से पहले जो उनके हस्बैंड है वो वर्तमान में धौलपुर के शासक या फिर यूं बोले धौलपुर के राजा के रूप में है। चलिए दोस्तों धन्यवाद।